Hello students, welcome to Success Ease, the platform where you get the success in an easiest way. My name is विकास और आज मैं आपको तीसरा लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का। इससे पहले वाले दो लेक्चर्स में हमने कवर किए हैं बेसिक टर्म्स, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप उनको समझ लेंगे। ज़्यादा देर का लेक्चर नहीं है, वो 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास का लेक्चर है। उसको कवर करने के बाद आज हम जो टॉपिक्स स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं, वो भी आपके फंडामेंटल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। प्लस वो तो मैं पढ़ाऊँगा ही, एक और न्यूज़ है आपके लिए कि भाई हमारा, आपको ये तो पता लग गया होगा कि आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन आ गया है और अब हम पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं आरआरबी जेईई के लिए। हमारी पूरी टीम तैयार हो गई है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से हम आ जाएंगे और आपको आरआरबी जेईई की पूरी प्रिपरेशन जो है जम के कराएंगे। 14,000 वैकेंसीज आ गई हैं। सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसीज को कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है और ये पुष्टि कर दी गई है कि भाई 14,000 वैकेंसीज जो हैं अनाउंस हो जाएंगी 29 दिसंबर से पहले। मतलब साल 2019 कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ नोटिफिकेशन ही काफ़ी है बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए और हम लोगों के चेहरे पे भी, क्योंकि हमें एक मौका मिला है आपको पढ़ाने का। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने आसपास के जो भी फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनको रिकमेंड कीजिए कि भाई अब जो है हमें सक्सेस ईज पे आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन करनी है और डेफिनेटली हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जितने भी बच्चे आएँ वो खूब अच्छा लेकर जाएँ, क्वालिटी स्टडी लेकर जाएँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज़ हैं, देखो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बाकी जो अदर टीचर्स हैं जैसे कि मैं बोलूँ तो सिविल में निखिल सर हैं, इंग्लिश में लावण्या मैम हैं, जीएस के लिए इंद्रजीत सर हैं, एंड देन रीजनिंग के लिए अमित सर हैं। इनकी क्लासेस अभी रेगुलरली नहीं हो रही पर रेगुलरली भी आएंगे ये सब और जल्दी आएंगे। कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से कभी कभी डिले हो जाता है, आप सब्र रखेंगे। और मैथ्स के लिए अभी गौरव सिंघल सर का कुछ दिन पहले एक लाइव क्लास आया था, वो भी अब कंटिन्यू करेंगे कुछ दिन के बाद। मतलब एक साथ ही हम आएंगे और पूरे दिन आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने एक बार ही वादा किया है पहले भी, और मैं आपसे पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने इस वादे को आगे ज़रूर निभाऊँ। पर मेरी कोशिश यही रहती है यार कि आपको बेस्ट से बेस्ट दे सके, क्वालिटी चीज़ें दे सके जो किसी और चैनल पे नहीं मिल रहा। और बात आप मेरा विश्वास कीजिए कि मैं या हमारी पूरी टीम आपके लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंट तैयार करती है। एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट उस हिसाब से जिस हिसाब से आपको एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना है। तो बिहाइंड द कैमरा हम बहुत काम करते हैं और आपके लिए काम करते हैं। तो आप जो है कुछ चीज़ें करना ना भूलें, एक तो शेयर, दूसरा सब्सक्राइब, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता था। ये फैक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं लास्ट क्लासेस में कि भाई रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या जिसको हम कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल या नेचर ऑफ सब्सटेंस कहते थे। सेकंड पढ़ा था हमने लेंथ ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। थर्ड पढ़ा था हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। और फोर्थ टॉपिक था हमारा टेम्परेचर एट विच कंडक्टर इज प्लेस्ड। टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तो देखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट को हिंदी में ताप गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप गुणांक। हिंदी भी मेरे को आती है, जहाँ जहाँ हिंदी आएगी मेरे को मैं वहाँ बताते जाऊँगा। और अगर आपको हिंदी में भी लेक्चर्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं सबका हिंदी भी यहाँ पे लिख दिया करूँगा अगली क्लास, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है ये देखो एक फार्मूला है मेरे पास, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। अब ये नहीं पूछना भाई कि कहाँ से आया है फार्मूला, ये नहीं बता रहा। ये फार्मूला बस आप याद रखेंगे, डिराइव किया गया है, इसका प्रूफ कहीं पे नहीं दिया गया, ठीक है।
अब क्या क्या है ये R2? देखो मैंने ये कहा कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो अगर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे तो इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। अब मैं इसको कैटेगराइज कर रहा हूँ। कैटेगराइज कैसे? क्योंकि देखो हमारे पास अलग अलग तरीके के मटेरियल हैं। जैसे हमारे पास है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। रेजिस्टेंस सबका ही होगा, कंडक्टर का भी रेजिस्टेंस है, सेमीकंडक्टर का भी रेजिस्टेंस है और इंसुलेटर का भी रेजिस्टेंस है। तो भाई रेजिस्टेंस क्या तीनों में टेम्परेचर पे एक ही तरीके से डिपेंड करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। मटेरियल अलग अलग टाइप्स के हैं तो अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है। अब उसको हम डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, कि किसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम या तो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो इनमें डिफाइन करते हैं कि हाँ भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये मटेरियल होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये मटेरियल होगा, जीरो है तो ये मटेरियल होगा। वैसे यूजुअली जीरो किसी का होता नहीं, ठीक है। सबका टेम्परेचर कोफिशिएंट कुछ ना कुछ है, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को मैं कैसे बताऊंगा। सपोज कि मेरे पास कोई एक मटेरियल है। अब हम ये कह रहे हैं कि इसका पहले का रेजिस्टेंस यानी कि R1 जो है उसकी वैल्यू 10 ओम है, और जिस पहले जो रेजिस्टेंस था इसका उस टाइम पे टेम्परेचर यानी कि T1 जो था वो 30 डिग्री सेल्सियस था। हम ये कह रहे हैं कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस तक, और R2 मुझे कैलकुलेट करना है। R2 भी मेरे को चाहिए। पर इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि हमारा R2 क्या होगा, है ना। तो मुझे अल्फा भी पता होना चाहिए। अब अल्फा या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, जीरो नहीं होता, इसको मैंने पहले बता दिया आपको। तो इसका मतलब हम कंसिडर कर लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू 0.030 है। इससे भी कम होती है, बहुत कम वैल्यूज होती हैं, पर मैंने पॉजिटिव वैल्यू ली है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर अल्फा हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कैलकुलेट करूं R2 इस फॉर्मूले से, तो R2 की वैल्यू क्या आएगी? देखो 10 इंटू 1 प्लस अल्फा, अल्फा यानी कि कितना 0.030 इंटू 100 T2 माइनस T1 यानी 100 माइनस 30, 100 माइनस 30, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। 1 प्लस 0 इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 माइनस 30 आ जाएगा 70, 70 इंटू 0.03 आ जाएगा 0.2। कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, ये आ जाएगा 10 इंटू 1.21, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.1 ओम। अच्छा, अब हम क्या कह सकते हैं ये देखो, समझो। मुझे कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन नहीं सिखाना मेरे को। यहाँ पे मेरे को ये बताना है आपको कि भाई जब अल्फा पॉजिटिव था और टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया था तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, है ना। 10 ओम से कितना हो गया है? 12.1 ओम। इसका मतलब कि अल्फा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा भाई कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होना है कि डिक्रीज होना है। क्यों? देखो अभी मैंने अल्फा को पॉजिटिव लिया है ना, आप निगेटिव ले लो। अब निगेटिव ले लो, ये मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। अल्फा जब निगेटिव होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 1.21 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1.21 की जगह आ जाएगा यहाँ पे 0.79। तो 0.79 कैलकुलेट करेंगे तो अब ये कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 7.9 ओम। अच्छा, 7.9 ओम कब, कहाँ से कहाँ पहुँच गया भाई? 10 ओम से 7.9 ओम पहुँच गया। कब? जब हमने अल्फा की वैल्यू क्या ले ली? माइनस 0.03। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस क्या हो गया है? डिक्रीज कर गया है। कब? जब अल्फा नेगेटिव था। इसका मतलब अल्फा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा फॉर श्योर। तो हमने कैटेगराइज किया है भाई अलग अलग मटेरियल्स को अल्फा के बेसिस पे। तो अल्फा के बेसिस पे कैसे कैलकुलेट किया? अब मैं देखता हूँ कि भाई हमारे पास जो सबसे पहला मटेरियल है यानी कंडक्टर, तो कंडक्टर का अल्फा क्या होता है? देखो कंडक्टर का जो अल्फा होता है वो हमारा
पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। अल्फा पॉजिटिव होता है, इसी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या करेगा? बढ़ेगा। सेकंड हमारा और रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे, सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। किस में? कंडक्टर में। सेकंड हमारा सेमीकंडक्टर है। देखो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का ही अल्फा नेगेटिव होता है, तो मैं साथ में लिख दे रहा हूँ एक ही साथ कि भाई अल्फा नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? अल्फा इसका क्या होगा? नेगेटिव होगा, नेगेटिव में होगा। और अगर अल्फा नेगेटिव होता है तो रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब ये है कि अब हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए आप? ये हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। इसके बाद हम आते हैं सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन पे। रेजिस्टेंस का जो आपको सीरीज कनेक्शन पढ़ना है, और दो तरीके की कनेक्शन है आपको पता है। संयोजन जिसको हिंदी में कहते हैं कि हमारा जो श्रेणी संयोजन है और जो समानांतर संयोजन है, यानी कि जो सीरीज कनेक्शन है और जो पैरेलल कनेक्शन है, उनको हम अब पढ़ेंगे। तो ये आप इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और कि अल्फा की यूनिट क्या होती है, तो अल्फा की यूनिट जो है वो पर डिग्री सेल्सियस में होती है। इसको आप नोट कर लें। ये भी पूछा जा चुका है कि अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट की यूनिट क्या है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं सीरीज कनेक्शन, रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन, और सीरीज कनेक्शन के साथ ही हम पढ़ लेते हैं वोल्टेज डिवीजन। सीरीज कनेक्शन के साथ हम क्या पढ़ लेते हैं? वोल्टेज डिवीजन। और देखो जो सबसे पहले ये देखो उसकी सीरीज कनेक्शन हम करते कैसे हैं। सिंपली सीरीज कनेक्शन में हम क्या करते हैं, ये इनको कहते हैं हम लोग टर्मिनल्स, जो एंड में हैं इनको कहते हैं टर्मिनल्स। मान लिया कि ये पहला रेजिस्टेंस है R1, फिर मैं कह रहा हूँ ये दूसरा रेजिस्टेंस है मेरे पास R2, इसका भी दो टर्मिनल होगा, एक ये और एक ये, और तीसरा टर्मिनल है R3। ठीक है, अब मैंने पहले वाले रजिस्टर को सेकंड रजिस्टर के किसी एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया अगर, और थर्ड रजिस्टर यानी कि या तो इसको लास्ट रजिस्टर कह लो, इसको कनेक्ट कर दिया बचे हुए सेकंड रजिस्टर के टर्मिनल से, तो अब कनेक्शन ये जो दिख रहा है हमारा वो ऑलमोस्ट सीरीज है। अभी सीरीज नहीं है जब तक हम बैटरी नहीं लगाते। बैटरी पहले सोर्स लगाना ज़रूरी है, तभी हम बता पाएंगे ये कनेक्शन सीरीज़ में है या पैरेलल में। अगर मैं यहाँ से लगा दूँ सोर्स तो कुछ और ही कनेक्शन हो जाएगा। तो अब क्या है कि हम स्टार्टिंग और एंड से क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाले रजिस्टर से किसी सोर्स के किसी एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, और एंड वाले रेजिस्टेंस से मैंने सोर्स के किसी एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। अब जो हमारा ये पूरा कनेक्शन मिला है ये हमारा सीरीज़ कनेक्शन। अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वोल्टेज है प्लस, यहाँ पे वोल्टेज अपीयर हुआ है V1, यहाँ पे वोल्टेज अपीयर हुआ है V2, और यहाँ पे वोल्टेज अपीयर हुआ है V3। बहुत सारे बच्चों को इसी में परेशानी होती है कि सर ये प्लस कैसे लगा दिया आपने, और ये कैसे लगा दिया आपने। चलो ये तो ठीक है, फिर भी ये भी यहाँ पे भी लगा दिया प्लस माइनस, ये कैसे सर? यार देखो ऐसा है कि भाई प्लस माइनस लगाने का एक रीज़न है मेरे पास, और बहुत स्ट्रांग रीज़न ये है कि भाई ये जो रजिस्टर है वो क्या करता है, करंट को अपोज करता है। अब करंट को अपोज कैसे करेगा भाई, ये करंट कहाँ से रहा है, इस सोर्स से आ रहा है, इसको मैं V लिख दे रहा हूँ। अब अगर करंट को इसको अपोज करना है तो इसको कोई ऐसा वोल्टेज जनरेट करना पड़ेगा, या फिर वोल्टेज की पोलैरिटी कुछ ऐसे जनरेट करनी पड़ेगी कि भाई इस सोर्स से आने वाले करंट को ये अपोज कर सके। तो मेन पर्पस क्या है, इस वोल्टेज को, ये जो वोल्टेज है ये अपोज करना चाहता है इस वोल्टेज को,
तो अपोज करेगा कैसे, जब पोलैरिटी इस तरीके से जनरेट कर दे। देखो प्लस है तो प्लस माइनस V1, इसको एक बैटरी समझो थोड़ी देर के लिए, प्लस माइनस V1, इसका टर्मिनल अगर मैंने प्लस यहाँ लिख दिया माइनस यहाँ, तो बैटरी से क्या निकलनी चाहिए, करंट, है ना। थोड़ी देर के लिए हम ये समझ लेते हैं। तो जब करंट निकलेगा इससे, तो ये वाली करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगाया और इधर लगाया माइनस, किसको देखते हुए कि करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे होती तो प्लस मैं इधर लगाता और इस माइनस को इधर लगाता। तो ये रीज़न है कि भाई मैंने तीनों पे डायरेक्शन, पोलैरिटी जो है वोल्टेज की वो इस तरीके से लगाई। अब हम समझते हैं, देखो ये माइनस पोटेंशियल है कि भाई, अब हम देखते हैं कि इसको डिराइव कैसे किया गया है। देखो डिराइव करते हैं, मुझे पता है अकॉर्डिंग टू केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, हमें ये पता है कि भाई सम ऑफ वोल्टेज इन अ लूप इज इक्वल टू 0। और वोल्टेज सम कैसे लिखते हैं वो देखो, हम सम ऐसे लिखेंगे, करंट यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से एंटर जहाँ से कर रहा है, एंटर निगेटिव पोटेंशियल से कर रहा है, तो माइनस नेगेटिव, और जो वोल्टेज की वैल्यू है वो हम लिख लेंगे माइनस, यानी कि लिखेंगे माइनस V। उसके बाद हम जाएंगे आगे, रेजिस्टेंस 1 पे देखें तो वोल्टेज की पोलैरिटी, जो करंट है वो कहाँ से एंटर कर रहा है, प्लस से, तो हम इसको प्लस V1 लिख लेंगे। सिमिलरली करंट आगे जाएगा और प्लस से एंटर करेगा तो इसको प्लस V2 लिख लेंगे, और सिमिलरली आगे प्लस V3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इस माइनस V को उधर भेज दो, यहाँ से V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाएगा, ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाएगा। यहाँ से अब देखिए, अब हम क्या लिखते हैं कि भाई इसको V को, इस पूरे V को मैं लिख रहा हूँ I इंटू R इक्विवेलेंट। अब आप पूछेंगे R इक्विवेलेंट कहाँ से आ गया, भैया मेरे को यही निकालना है कि भाई मुझे ये तो पता है कि इस वोल्टेज सोर्स से करंट I निकल रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि भाई इन तीनों को हटा के अगर मैं कोई एक इक्विवेलेंट, एक रेजिस्टेंस लगाना चाहूँ जिससे सर्किट में कोई चेंज ना आए, तो उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की या उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट मुझे नहीं पता और यही मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैंने लिखा I इंटू R इक्विवेलेंट। V1 को अगर लिखना चाहें तो V1 क्या है भैया, इसके अक्रॉस का वोल्टेज, और मुझे पता है बाय ओम्स लॉ कि भाई V1 अगर इस रेजिस्टेंस पे देखना है तो जो भी इसमें करंट जा रहा है, यानी करंट कितना जा रहा है I, और रेजिस्टेंस कितना है इसका R1, तो I इंटू R1। सिमिलरली आगे भी इसको हम लिखेंगे I इंटू R2 क्योंकि करंट इसमें अभी भी I है, और सिमिलरली आगे लिखेंगे I इंटू R3, ठीक है। अब हम यहाँ से I कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपको पता है वैसे कि भाई अगर सीरीज़ में हमको R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करते हैं कि भाई सारे रेजिस्टर्स को सिंपली ऐड कर देते हैं। अगर 4 प्लस 5 प्लस 8 है तो भाई 9 और 8 कितना हो गया, 17 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। 4 प्लस 5 प्लस 8 यानी कि 17 ओम का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। उसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल निकालना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर सिंपली सीरीज में हो तब। पर आपको ऐसा सर्किट कोई मिलेगा नहीं, इतना आसान कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं। मिक्स मिलेगा, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा वो मिक्स मिलेगा, पैरेलल और सीरीज कनेक्शन दोनों। अब देखिए, अब हम करने वाले हैं आगे क्या, वोल्टेज डिवीजन कैसे हो रहा है, वोल्टेज डिवीजन कैसे हो रहा है और वोल्टेज डिवीजन हम लिखेंगे कैसे, ये हमारा करना पर्पस। जैसे कि देखो एक तरीका है, मैं यूजुअली फार्मूला जो है, फार्मूला 2 के लिए ही बताया जाता है, पर मैं इसका फार्मूला आपको बताता हूँ कि कैसे निकाला है। भाई अगर तुम्हें ये पता है, हमें ये पता है कि यही वोल्टेज जो है वो इन तीनों का सम है, अभी मैंने देखा। तो V1 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हम क्या लिखते हैं, V1 अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो हमने लिखा हुआ है I इंटू R1। करंट कितना जा रहा है इसमें I, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R1, ये ओम्स लॉ से है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अब I की वैल्यू बताओ, I क्या है, जो टोटल करंट निकल रहा है। हमें अभी ये लिखा कि V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट, ये जो वोल्टेज की वैल्यू है वो I इंटू R इक्विवेलेंट, यहाँ से I क्या आ जाएगा, यहाँ से I आ जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट, है ना, आ जाएगा ना। इसी को मैं यहाँ पे I की वैल्यू की जगह लिख रहा हूँ, इसी को लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट इंटू R1।
यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाएगा V बाई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे को पता है इसकी क्या होगी, ये तीनों को ऐड कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R1। इसी को थोड़ा इस तरीके से लिख दिया है, V1 इज इक्वल टू V यानी कि टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज जो है ये क्या होगा, हमारा वोल्टेज 1 अगर कैलकुलेट करना हो तो टोटल वोल्टेज 1 अगर कैलकुलेट करना है तो टोटल वोल्टेज इनटू जिसके अक्रॉस का कैलकुलेट करना है यानी कि R1 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। ये हमारा निकालने का तरीका है। सिमिलरली अगर V2 लिखोगे तो V2 क्या लिखोगे, टोटल वोल्टेज यानी जिसके अक्रॉस के निकालना है इनटू R2 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली V3 आप समझ गए होंगे, इतने समझदार तो आप हैं। ठीक है, ये इस तरीके से निकालने का फॉर्मूला है। इसका एक और तरीका है, उसको हम देखो वोल्टेज निकालने का ना, वोल्टेज डिवीज़न निकालने का, मतलब किस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, या अगर इस पे इतना वोल्टेज है तो कितना वोल्टेज आएगा इस पे। वोल्टेज डिवीज़न करने का एक और भी तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो मुझे आसान लगता है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि फार्मूला रटना मेरे बस की चीज़ नहीं है भैया, पहले बता रहा हूँ। मैंने कभी रट के कोई काम नहीं किया और आपको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप टेक्निकल स्टडीज़ कर रहे हैं एंड शुड बी टेक्निकल वाइल स्टडिंग एनीथिंग। आपको टेक्निकली सोचना होगा, आप उस पर विचार करें, विचार विमर्श करें, ऑब्जर्व करें, लर्न करें। ये एक अच्छा पैटर्न है, उसको रिवाइज करें, ये सब चीज़ें करते रहें, आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और ऑब्जर्वेशन अगर आपकी ख़राब है तो आप प्रैक्टिस बढ़ा लीजिए, ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगा। देखिए अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना। इन सब की वैल्यूज़ को मैं, अभी तक हम ऐसे ही बात कर रहे थे, अब मैं सबकी वैल्यू कंसीडर करता हूँ। सर्किट यही रहने दे रहा हूँ मैं, और वैल्यूज़ ले रहा हूँ मैं, इसको ले रहा हूँ मैं 4 ओम, इसको ले लिया था मैंने 8 ओम, और इसको ले रहा हूँ मैं 16 ओम, और इस वोल्टेज को ले लिया मैंने 56 वोल्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आर इक्विवेलेंट तो आप तुरंत बता देंगे कितना आएगा भाई, 8 4 12, 12 और 16 28, यानी 28 ओम का आर इक्विवेलेंट होगा। अगर इस से आपको इतने क्वेश्चन पूछे जाएं, जो पूछे जा सकते हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको। दूसरा, अगर करंट की वैल्यू पूछी जाए कि भाई आई की वैल्यू क्या होगी, तो आई भी आप बता सकते हैं। आई हो जाएगा V बाई आर इक्विवेलेंट। V कितना है 56, और आर इक्विवेलेंट कितना है 28, तो कितना आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर आ गई आई की वैल्यू। अब मुझे ये बताना है कि V1 V2 और V3 की वैल्यू क्या होगी। वोल्टेज डिवीज़न हम पढ़ रहे हैं ना, तो V1 V2 V3 की वैल्यू क्या होगी। देखो, एक जो मैंने फार्मूला पढ़ाया आप उससे निकाल लो, और फार्मूला में क्या है, V1 अगर निकालना है तो टोटल वोल्टेज यानी कि 56 इंटू जिसके अक्रॉस निकालना है, किसके अक्रॉस निकालना है 4 के अक्रॉस, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 28, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 वोल्ट। ठीक है, ये एक तरीका है। 8 वोल्ट आ गया हमारा इसके अक्रॉस का वोल्टेज। सिमिलरली अगर इसके अक्रॉस V2 के इसके अक्रॉस निकालेंगे तो हमारा ये आ जाएगा हमारा 16 वोल्ट। आप निकाल के कैलकुलेट करके देखिएगा 50, और V3 अगर निकालेंगे तो V3 हमारा हो जाएगा 16 और 8 हो गया हमारा 24। जो बच गया वो हमारा इसके अक्रॉस हो जाएगा, और ये लगभग आएगा आपका 16 इंटू 2 यानी 32 वोल्ट। ठीक है, तो V1 V2 V3 इतना आएगा। तो एग्जाम में एक तो ये पूछता है कि V1 V2 V3 का रेशियो क्या होगा, यानी रेशियो अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वोल्टेज रेशियो अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो भाई ये एक तो सिंपल तरीका है। एक शॉर्टकट मैं बताता हूँ आपको। जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, तो आपको क्या करना है, सिंपली हमें ये मान लेना है कि इस पे ड्रॉप हुआ वोल्टेज मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन इस पे ड्रॉप हुआ वोल्टेज
V डैश है, मैं ऐसा कह रहा हूँ, इस पे वोल्टेज जो ड्रॉप हुआ है वो 4V डैश है, इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो 8V डैश है, और इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो 16V डैश। मैंने कैसे लिखा है इसको, 4 ओम का है तो 4V डैश लिख दिया, 8 ओम का है तो 8V डैश लिख दिया, और 16 ओम का है तो 16V डैश लिख दिया। अब हम इसको लिखेंगे 4V डैश प्लस 8V डैश प्लस 16V डैश इज इक्वल टू 56 वोल्ट। यहाँ से V डैश की वैल्यू निकल जाएगी, V डैश की वैल्यू आएगी देखो 28V डैश, यहाँ से आ जाएगा 56 वोल्ट, और यहाँ से V डैश की वैल्यू आ जाएगी 2, V डैश की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो V डैश आ गया 2। अब इस 2 को यहाँ पे जाके रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी कि 8 वोल्ट, ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 यानी कि 16 वोल्ट, और ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 2 यानी कि 32 वोल्ट, जो हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो ये एक तरीका है वोल्टेज डिवीज़न निकालने का सीरीज़ में। नहीं समझ में आओ, पीछे जाओ, वापस से देखो और फिर आगे आओ। ठीक है, अब ये हमारा है भाई, हमने निकाल लिया इस तरीके से वोल्टेज अक्रॉस एज। अगर रेशियो तुमसे पूछता है तो देखो, रेशियो निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है। अगर तुमसे रेशियो पूछ दे कि भाई बताओ V1 इज टू V2 इज टू V3 की वैल्यू क्या होगी रेजिस्टेंस, तो सिंपली देखो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ये V1 कितना है हमारा 8, ठीक, V2 कितना है हमारा 16, 8 इज टू 16 इज टू 32। 4 के टेबल से क्या कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 4 इज टू 8 इज टू 16, क्या आ जाएगा हमारा, इसको हम कह सकते हैं 4 इज टू 8 इज टू, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 2 के टेबल से मैंने एक्चुअली डिवाइड कर दिया इसको, तो इसको एक्चुअली लिख सकते हैं 4 इज टू 8 इज टू 16, ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी और भी कैंसिल हो जाएगा, पर मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ 4 इज टू 8 इज टू 16। क्या आप देख सकते हैं कि ये कुछ और नहीं, रेजिस्टेंस की वैल्यू है। 4 V1 पे कितना है 4, V2 पे कितना है 8, और V3 पे कितना है 16। यानी कि अगर रेशियो निकालना है तो सिर्फ सीधा सीधा हम ये कह देंगे कि भाई जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही हमारा वोल्टेज का रेशियो होगा, जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही हमारा वोल्टेज का रेशियो होगा। कभी एग्ज़ाम में आपसे इसकी जगह पे अगर ऐसा दिया होता, ये तो मैंने ऐसा दे दिया, एग्ज़ाम में मान लो ऐसा देता, एग्ज़ाम में अगर 4 ओम 5 ओम और 7 ओम देता और पूछता आपसे कि वोल्टेज रेशियो बताओ, तो आपने कुछ नहीं करना, वोल्टेज रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:5:7। सीधा सीधा आंसर है इसका 4:5:7। तो आप एक तो ये नोट कर लीजिए, और ये तरीका आप याद रखेंगे कि कैसे हम वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं पैरेलल कनेक्शन एंड करंट डिवीजन पे। पैरेलल कनेक्शन एंड करंट डिवीजन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, जहाँ भी पैरेलल कनेक्शन होगा वहाँ पे करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। जैसे सीरीज कनेक्शन में क्या हो रहा था, वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, पैरेलल कनेक्शन में हमारा करंट डिवाइड होगा। अब मैंने ये 2 रजिस्टर बना रखे हैं, देखो इसमें करंट I आ रहा है और I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई इस नोड पे अकॉर्डिंग टू KCL के अकॉर्डिंग KCL क्या कहता है, KCL कहता है भाई किसी नोड पे सम ऑफ इनकमिंग करंट बराबर होगा सम ऑफ आउटगोइंग करंट के। तो I यहाँ से करंट कितना आ रहा है, एक ही करंट आ रहा है I, और जा क्या रहा है I1 और I2 ऊपर जा रहा है। तो I बराबर क्या लिख दिया मैंने, I बराबर I1 प्लस I2। I को कैसे लिखा है, V/R इक्विवेलेंट। क्या लिखा है मैंने, V/R इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि भाई इन दोनों को हटा के अगर मुझे कोई एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा तो उसकी वैल्यू को, उसको मैंने कह दिया R इक्विवेलेंट, और यहाँ से V/R इक्विवेलेंट। सिमिलरली I1 को लिखा है V/R1 और I2 को लिखा है V/R2। यहाँ से हमारा V कैंसिल हो गया और बच गया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट। अगर और रेजिस्टेंस होते तो हम यही फॉर्मूला इस तरीके से यूज़ कर सकते थे। तो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन में R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है। लेकिन अगर दो रजिस्टर हों तो हमेशा याद रखना R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला आप ऐसे निकालेंगे, R1 उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का सम। ये यूज़ करना
ज़्यादा आसान है, इसको आप यूज़ करेंगे, क्योंकि कभी कभी एलसीएम वगैरह लेने में गलतियाँ हो जाती हैं, तो ये आसान तरीका है। अब देखो हम पढ़ते हैं कि भाई अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो करंट डिवाइड होके उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें देखना है, ठीक है। I1 अगर लिखें हम तो I1 हम क्या लिख सकते हैं, I1 लिख सकते हैं V/R1। सिमिलरली अगर V/R1 लिख सकते हैं तो V को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर इक्विवेलेंट। I इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइड लिख सकते हैं ना भाई, V को I इंटू आर इक्विवेलेंट, क्योंकि करंट इससे कितना आ रहा है, करंट आ रहा है इस V को हमने लिख दिया, V से करंट कितना आ रहा है I, और इन दोनों के बदले में लिख दिया R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R1। अब I इंटू आर इक्विवेलेंट इन दोनों का मैंने बताया क्या लिखे हैं अभी, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, अभी फॉर्मूला बताया एक छोटा सा, डिवाइडेड बाई R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा। जब आप इसको अरेंज करेंगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसे आ जाएगा, I इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और ये I1 इज इक्वल टू आएगा। देखिए जब I1 निकालना है, 1 निकालना है तो ऊपर में क्या होगा, यहाँ पे 2। जब 2 निकालना होगा यानी I2 निकालना होगा तो हम इसको लिखेंगे I इंटू R1। जब 2 है तो यहाँ पे क्या होगा, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसमें उल्टा होता है, जो वोल्टेज डिवीजन में था कि वोल्टेज V2 निकालना होता था तो टोटल वोल्टेज इंटू, अगर 2 यहाँ पे तो यहाँ भी 2 होता था, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, करंट डिवीजन में थोड़ा सा उल्टा है। अब देखिए ये तो तरीका हो गया फार्मूले से, ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं आप जहाँ भी 2 रजिस्टर लगे हों वहाँ पे करंट निकालने के लिए डायरेक्टली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है जिसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं एक वैल्यूज़ वगैरह, वैल्यू जो है मैं ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, सपोज कि हमारे पास ये एक सर्किट है जो 5 ओम और 10 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये करंट सोर्स यहाँ से आया है, ये आया है 30 एम्पियर का, ठीक है। तो 30 एम्पियर का है, मैं इसको 20 एम्पियर ले रहा हूँ यार, 30 एम्पियर ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ से I इसमें जा रहा है I1 और इसमें जा रहा है I2, ठीक है। तो I1 देखो, एक तो तरीका है कि फार्मूले से कैलकुलेट कर दो, तो फार्मूले से कैलकुलेट करोगे बहुत इजीली आ जाएगा। I1 अगर निकालोगे तो क्या आएगा, I1 निकालना है मुझे टोटल करंट कितना है 20 इंटू, भाई यहाँ पे 1 है, इसका मतलब क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस नहीं लेना, इसके ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेना है। तो अगर 10 में निकालना है तो हम लेंगे क्या, 5 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस यानी 10 + 5 यानी 15, यहाँ से आ जाएगा 20/3 एम्पियर करंट। I2 अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे, टोटल करंट यानी 20, और चूंकि निकालना किससे है, I2 किस में जा रहा है 5 में, लेकिन 5 नहीं लेंगे, 5 के ऑपोजिट वाला लेंगे यानी कि 10 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस यानी कि 15, और ये आ जाएगा 40/3। तो ये तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है जिससे हम क्या कहते हैं कि रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं, और हम रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं और वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो तरीका देखिए मैं बताता हूँ। I1 को हम लिख सकते हैं क्या, I1 किस में फ्लो हो रहा है 10, और इसके पैरेलल में क्या है 5। तो I1 अगर 10 में फ्लो हो रहा है और इसके पैरेलल में जो है 5, तो हम I1 को लिखेंगे 5I'। को मैंने आर्बिट्री वैल्यूज़ ले ली। I2 को हम लिखेंगे, I2 किस में फ्लो हो रहा है 5 ओम में, तो मैं इसको 5 नहीं लिखूंगा, इसके ऑपोजिट में क्या है 10, तो मैं इसको लिखूंगा 10I'। अब मुझे पता है 5I' प्लस 10I', मतलब इन दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसका सम होगा, सोर्स से जो टोटल करंट आ रहा है यानी 20 के बराबर। यहाँ से I' की वैल्यू आ जाएगी और वो आएगी 20/15 यानी कि 4/3। अब I' तुम्हें पता है कि I1 क्या माना था तुमने, I1 माना था हमने 5I' की वैल्यू कैलकुलेट कर ली यानी 4/3 आ गया 20/3 एम्पियर। सिमिलरली I2 क्या माना था हमने, I2 माना था हमने 10I' की वैल्यू 4/3 यहाँ से आ गया 40/3 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि भाई ये भी एक सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड है
जिससे आप रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर रेशियो तुमसे पूछ दे कि I1:I2 क्या होगा, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं I1:I2 क्या होगा, I1:I2 होगा 5I':10I', यानी 5I':10I'। और इससे कैलकुलेट 5 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 1:2। तो यहाँ से हम रेशियो भी बता सकते हैं कि क्या होगा। पर रेशियो निकालने का एक और भी तरीका है, मैं इसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। रेशियो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेशियो कैलकुलेट करते हैं हम। रेशियो देखिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही मैं दे रहा हूँ डायरेक्टली आपको। ये जैसे दे रखा था कि भाई ये 2 ओम का रजिस्टर, 4 ओम का और 6 ओम के रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं। 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम का रजिस्टर पैरेलल में लगा हुआ है। I1, I2 और I3 निकालना है आपको। देखो बहुत इजी मेथड है। अगर रेशियो पूछता है कि भाई व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ I1:I2:I3, तो क्या करना है अपने को कि सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा 2, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। और 12 लिख देना, ठीक है, डिवाइडेड बाई दिस। 12 एलसीएम लिख लिया मैंने। अब I1 अगर लिखना है, I1 किस में फ्लो हो रहा है, 2 ओम में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2। I2 किस में फ्लो हो रहा है, 4 ओम में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4। और I3 किस में फ्लो हो रहा है, 6 में, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6। और यहाँ से आ जाएगा 6:3:2। तो ये जो है हमारा इसका रेशियो होगा। और इस तरीके से आप रेशियो निकाल सकते हैं करंट का। देखिए ये बहुत इजी तरीका बताया है मैंने निकालने का। अगर आप इसको प्रोसीजर वाइज करेंगे तो कुछ नहीं तो ये 10 मिनट आपका खा जाएगा। और रही बात फार्मूले से, तो फार्मूला तो 3 रजिस्टर पैरेलल रजिस्टर्स के लिए होता ही नहीं है, तो आप वैल्यूज़ नहीं निकाल पाएंगे। और अगर वैल्यूज़ नहीं निकाल पाएंगे तो आप उसका रेशियो भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक आसान तरीका है, आप इसको यूज़ करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और उसी की वैल्यू से डिवाइड करते जाएंगे तो वो हमारा क्या दे देगा, रेशियो दे देगा। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हम लाइव क्लासेस में मिलेंगे। अगर किसी रीज़न से नहीं मिल पाते हैं तो आप पढ़ते रहेंगे, मैं चौथा लेक्चर भी रिकॉर्डेड डलवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और कोशिश मेरी यही है कि हर बच्चे को समझ में आए, क्योंकि मैं पूरा बेसिक कवर करने की सोच रहा हूँ और मैंने अभी तक कवर किया है। पूरा बेसिक मैं फाउंडेशन बनाऊंगा आपका। और बस आपको क्या करना है कि साथ में मेरे बने रहना है, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो। और लोगों को बताइए यार, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, क्योंकि हमें भी ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस की, ताकि हम एक हम में भी ये होता है ना यार कि ज़्यादा बच्चे देखते तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारी तरफ। हमें एक प्रेशर होता है कि हाँ इतने सारे बच्चों को पढ़ाना है, तो हम और भी ऑनेस्टली और भी स्ट्रिक्ट होके कोई चीज़ को फॉलो करते हैं। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है और कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और मैं फिर से वही बात कहूँगा कि कीप द हार्ड वर्क गोइंग। बहुत हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क भी करो, पर हार्ड वर्क भी इम्पॉर्टेंट है। दोनों ही आज के टाइम में इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्ड वर्क ही करते रहना है, स्मार्ट वर्क भी करना है आज के टाइम में। और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो यार। आगे बढ़ो, खूब पढ़ो।